हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सीरीज चल रही है जिसमें हम ऑलरेडी एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्यों बनती है, उसके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और क्या अचीव करना चाहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका विजन क्या है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हम एक एक टॉपिक को डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट वन जो स्कूल एजुकेशन है वहां से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कोई भी टीचर का एग्जाम होता है, चाहे प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो या कोई भी हो, उसमें इससे सवाल बहुत अच्छे खासे क्वांटिटी में आते हैं। तो परीक्षा प्रो की टीम पूरा कोर्स बनाई हुई है परीक्षा प्रो ऐप पे, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो जाकर के ज्वाइन भी कर सकते हैं। स्कूल एजुकेशन में सबसे बड़ा जो एक चेंज किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, वो जो अभी प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर था 10+2 का, उसको ही चेंज कर दिया गया। चेंज करने की एक बहुत बड़ी वजह है इसमें। ठीक है। तो सबसे पहली बात ध्यान देने वाला बात है कि क्या चेंज किया गया। तो जो 10+2 का जो स्ट्रक्चर था उसको रिस्ट्रक्चर करके 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर एक नया बनाया गया। ठीक है। ऐसा क्यों किया गया? जो 10+2 का जो स्ट्रक्चर था वो 6 से 18 साल के बच्चों के लिए था और ये क्लास 1 से शुरू होता था। क्लास 1 से शुरू होता था और क्लास 12 तक का स्ट्रक्चर था। ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्री स्कूल के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कोई स्कोप नहीं था। जो क्लास 1 से पहले के जो 3 साल की प्री स्कूलिंग की जो बात होती है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, उसके बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ भी नहीं था। ठीक है, प्रीवियस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। हालांकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट प्री स्कूल के बारे में कुछ स्कीम चला नहीं रही थी। गवर्नमेंट अलग से एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक स्कीम चला के, जिसको आईसीडीएस स्कीम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये चला करके वो प्री स्कूल की तैयारी करा रही थी। बच्चों को प्री स्कूल की शिक्षा और उनका अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है कि का प्रोविजन बनाया हुआ था, बट वो एक स्कीम के जरिए था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नहीं था। ठीक है। और मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इंपॉर्टेंस पिछली क्लास में बताई है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जब कोई भी प्रोविजन डाल दिया जाता है तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी, कोई भी स्कीम, कोई भी प्रोग्राम, चाहे स्टेट गवर्नमेंट बनाए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बनाए, वो उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाता है। ठीक है। इसीलिए इस बार प्री स्कूलिंग को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐड कर दिया गया। तो पहले का जो स्ट्रक्चर था स्कूलिंग का 10+2, वो 6 to 18 ईयर्स के एज के बच्चों के लिए था, मतलब क्लास 1 से 12 के लिए था। इसको रिस्ट्रक्चर करके 5+3+3+4 का नया एक स्ट्रक्चर बनाया गया और इसमें 3 से 18 साल के बच्चों को जो है कि पूरा कवरेज मिला। ठीक है। 3 साल से प्री स्कूलिंग शुरू होती है, तो एक तरीके से नया जो स्ट्रक्चर है इसमें प्री स्कूलिंग को भी इंक्लूड किया गया, जो पहले नहीं था। पहले जो 10+2 का जो स्ट्रक्चर था, नॉर्मली क्लियर डिस्टिंक्शन तो नहीं था, लेकिन नॉर्मली हम 1 से 5 की स्कूलिंग को प्राइमरी स्कूल, 6 से 8 को जूनियर हाई स्कूल और 9 से 10 को हाई स्कूल और 11 से 12 को सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जानते हैं। ठीक है। लेकिन इस बार इसको क्लियर कट जो है कि इसमें डिमार्केशन कर दिया गया। तो पहले का देखिए, अप टू 10 जो है तक की क्लास का जो एज था वो 6 to 16 था और 11-12 का 16 to 18 ईयर्स तक की एज का पूरा इस तरीके से बना हुआ था। नया जो स्ट्रक्चर बनाया गया उसको 4 स्टेजेज में डिवाइड किया गया: फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज जो है वो 5 ईयर का है। ये जो 5, 3, 3, 4 है, ये एक तरीके से नंबर ऑफ ईयर्स की बात करता है कि कितने साल का वो स्टेज है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो समय दिया गया है वो फाउंडेशनल स्टेज पे दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर फाउंडेशन अच्छे से बच्चे का बन जाएगा तो आगे की लर्निंग उसके लिए आसान है। इसीलिए 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज रखा गया है। ठीक है। इस 5 साल के फाउंडेशनल स्टेज को 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। 3 साल का उसका प्री स्कूलिंग है, जिसमें वो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका में पढ़ेगा और 3 से 6 साल की एज के बच्चे पढ़े। ठीक है। और फिर क्लास 1 और 2 को भी फाउंडेशनल स्टेज में ही शामिल किया गया है, जिसमें 6 से 8 साल तक के बच्चे जो है कि पढ़ेंगे। ठीक है। तो फाउंडेशनल स्टेज में
प्री स्कूलिंग जो 3 साल का है प्लस क्लास 1 और 2, दो क्लास 2 तक के एजुकेशन को फाउंडेशनल जो है कि स्टेज में रखा गया है। प्रिपरेटरी स्टेज में क्लास 3 से 5 तक के जो है कि एजुकेशन को रखा गया है और इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे को जो है कि ये एजुकेशन मिलेगा। ठीक इसी तरह मिडिल जो स्टेज है वो क्लास 6 से 8 का है, ठीक है, जिसमें 11 से 14 साल तक के बच्चे को जो है कि एजुकेशन मिलेगा और सेकेंडरी स्टेज जो है वो 14 से 18 साल के बच्चों के लिए है और 9 से 12 क्लास 9 से 12 का जो है कि ये एजुकेशन जो है कि इनको मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी आपको मैचिंग में पूछा जा सकता है, इसको लेकर के एकदम क्लियर रहिएगा कि फाउंडेशनल स्टेज किस एज से किस एज तक, किस क्लास से किस क्लास तक है, प्रिपरेटरी स्टेज किस एज से किस एज तक, किस क्लास से किस क्लास तक है, मिडिल स्टेज किस एज से किस एज और किस क्लास से किस क्लास तक है, ठीक उसी तरह सेकेंडरी में भी। तो ये एकदम क्लियर रहिएगा, ये आपसे मैचिंग के लिए पूछ सकता है। तो नया जो स्ट्रक्चर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने बनाया है वो यही बनाया है। यहाँ पे 5 ईयर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक तरीके से हमने देखा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने पहली बार प्री स्कूलिंग को ऐड किया अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, और वही यहाँ पे बात बोली जा रही है कि एक तरीके से 3 साल की एज से बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस कॉन्सेप्ट को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐड किया है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जिसको कि प्री स्कूलिंग बोला जाता है। अब देखते हैं कि यही अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फाउंडेशन ऑफ लर्निंग बोला गया है कि आगे की लर्निंग तभी अच्छे से हो पाएगी अगर किसी बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन अच्छे से हो पाए, ठीक है, इसीलिए इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है, ये चीज है। तो एक तरीके से ये बेस है आगे की लर्निंग का। ऐसा किया क्यों गया, क्यों आखिरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लेके आया, इसके पीछे साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी कहती है कि कोई भी बच्चा 6 साल की एज कंप्लीट करने से पहले उसके ब्रेन का करीब 85% से ज्यादा उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 6 साल की एज से पहले होता है, ठीक है, और इसके बाद उसके ब्रेन का डेवलपमेंट स्लो हो जाता है और जितना डेवलपमेंट हुआ होता है वो उसी के आधार पे परफॉर्म करता है। जैसे 6 साल से छोटे बच्चे हैं, अगर आप देखेंगे वो बहुत एक्टिव है तो आगे भी बहुत एक्टिव रहते हैं। 6 साल से कम बहुत सवाल जवाब करता है तो आगे भी देखेंगे उसकी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बहुत अच्छी रहेगी। बहुत सुस्त रहता है, कम बोलता है, आगे भी देखेंगे वो वैसा ही रहेगा। ये स्टडी में पाया गया कि 6 साल की एज तक जो बच्चे के ब्रेन का जो मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है और उसके ब्रेन का 85% से ज्यादा डेवलपमेंट 6 साल की एज से पहले पहले हो जाता है। इसी को इनकैश करना चाह रही है गवर्नमेंट कि अगर बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट 6 साल से पहले पहले होता है तो 3 से 6 साल का जो एज है जिसमें बच्चे के ब्रेन का सबसे मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, क्यों ना उसको नर्चर किया जा सके, और अगर उसको अच्छे से नर्चर कर दिया जाए तो बच्चे का एक बेस, एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा और आगे की लर्निंग उसके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने टारगेट फिक्स किया कि हर एक बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन मिलना चाहिए और वो टारगेट कब तक उसे अचीव कर लेना है, 2030 तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट ने अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का टारगेट कब तक का फिक्स किया है, कब तक वो चाहती है कि सारे बच्चे जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को अचीव कर ले तो 2030 तक, ताकि हर बच्चा जब क्लास 1 में एंट्री करे तो वो स्कूल के लिए रेडी मिले, ठीक है, ये चीज। अब सवाल ये है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। जो 3 से 6 साल का बच्चे का जो प्री नर्सरी का जो उसका जो स्कूलिंग होगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले वो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें नहीं होंगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसमें, मल्टी फेसेट होगा, मल्टी लेवल होगा, प्ले बेस्ड स्कूलिंग होगा, खिला खिला करके खेल खेल में उसे चीजें सिखाई जाएंगी, एक्टिविटी बेस्ड चीजें होंगी और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी।
उसको इनकरेज किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सवाल जवाब करे, ज्यादा से ज्यादा सोचे ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ये चीज। इसी दौरान उसे अल्फाबेट भी सिखाया जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड प्ले बेस्ड में लैंग्वेज भी, नंबर भी, काउंटिंग भी, कलर भी, शेप भी, इंडोर आउटडोर प्ले भी, पजल, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीजें जो है कि उसको इसी, लेकिन पढ़ा करके रटा करके नहीं, बल्कि प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उससे कराई जाए। ठीक है, तो यहां तो लर्निंग की बात हो गई। बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है, उसका सोशल कैपेसिटी भी डेवलप किया जाएगा इसी स्टेज में। ठीक है, उसके अंदर सेंसिटिविटी, उसका गुड बिहेवियर, कर्टसी, एथिक्स, पर्सनल एंड पब्लिक क्लीननेस, टीम वर्क, कोऑपरेशन, ये सारी चीजें खेल खेल में एक्टिविटी के आधार पर उसको सिखाई जाए। ठीक है, ये चीज तो यहां सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ फ्लेक्सिबल रहेगा और प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उसको कराई जाए, ताकि बच्चे को इंटरेस्ट भी आए और वो उसको सीखे भी। बच्चों का ज्यादातर मन जो है कि वो खेल कूद में ज्यादा लगता है, अगर उसी प्ले बेस्ड एक्टिविटी के तहत उसको चीजें सिखाई जाए तो उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि एक नया फ्रेमवर्क कुरिकुलम तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन था ही नहीं, तो क्लास 1 के आगे का फ्रेमवर्क तैयार होता था, कुरिकुलम तैयार होता था। इसीलिए बोला गया कि जो एनसीईआरटी को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि वो अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए और एजुकेशन के लिए अलग से कुरिकुलम बनाए। ठीक है, ठीक है, ये चीज, और ये जो बनाएगा 2 पार्ट्स में बनाएगा, एक 0 से 3 साल के बच्चों के लिए अलग बनाएगा, ताकि जो उनके पेरेंट्स हैं वो अगर उनका बच्चे को घर पे ही खेल कूद के जरिए, कहानियों के जरिए बच्चों को धीरे धीरे लर्निंग शुरू करे, और जो 3 से 8 साल के बच्चे के लिए वो अलग जो है कि कुरिकुलम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि ये कुरिकुलम डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी है, एनसीईआरटी। ठीक है, ये चीज है। अब सवाल यह है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दिया जाएगा किस माध्यम से दिया जाए। ठीक है, तो ये जो है अभी जो अलग से आंगनवाड़ी सेंटर चल रहे हैं उनके थ्रू दिया जाएगा, या प्राइमरी स्कूल के साथ जो चल रहे हैं आंगनवाड़ी स्कूल, कई जगह ऐसे हैं जहां प्राइमरी स्कूल के साथ साथ जो है कि आंगनवाड़ी सेंटर है, उनके थ्रू भी दिया जाएगा। कई जगह ऐसे प्राइमरी स्कूल है जहां पे प्री लर्निंग स्कूल भी ऑलरेडी है, जहां नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी ये सब चीज की शिक्षा दी जाती है, उनके थ्रू भी दिया जाएगा, या स्टैंड एलोन अगर प्री स्कूल है तो इनके थ्रू भी ये चीजें दी जाएगी। ठीक है, ये चीज। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आंगनवाड़ी के जो सेंटर है उनको मजबूत करने की जरूरत है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है, और चूंकि प्ले बेस्ड लर्निंग है तो प्ले के उनके इक्विपमेंट भी उनके पास होने चाहिए, और जो आंगनवाड़ी के वर्कर और टीचर हैं वो भी वेल ट्रेंड होने चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक उनके पास ट्रेनिंग नहीं थी। क्यों? क्योंकि अभी तक की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्लास 1 से शुरू होती थी, तो सारे टीचरों को उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं मिली हुई। ठीक है, ये चीज। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात बोली गई है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर के जो बच्चे हैं उनका एक्टिविटी टूर भी कराना चाहिए। ठीक है, और उनके जो लोकल प्राइमरी स्कूल है, चूंकि बाद में उन्हें प्री स्कूल के बाद इसी लोकल प्राइमरी स्कूल में जाना है, इसीलिए बोला गया है कि जो आंगनवाड़ी के जो बच्चे और टीचर हैं उनकी लोकल प्राइमरी स्कूल का अपना टूर भी कराना चाहिए। इससे क्या होगा, उनका ट्रांजिशन इजी होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात यहां बोली गई है, इंटीग्रेट कर दिया जाए अगर प्री स्कूल को प्राइमरी स्कूल से, तो इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इसके लिए क्या है, उनकी एक्टिविटी टूर होनी चाहिए, साथ ही साथ जो उनके लोकल प्राइमरी स्कूल है उसका भी उन्हें टूर कराना चाहिए, ताकि वो जाएं, वहां के बच्चों से, वहां के टीचर से इंटरेक्शन उनका हो। ठीक है, और अगर स्कूल वगैरह में कोई फंक्शन हो रहा है तो ये आंगनवाड़ी जो स्कूल है उनके बच्चों को, उनके टीचर को इनवाइट किया जाए, ताकि उनके बीच का इंटरेक्शन बढ़े, वो एक दूसरे से मिले, सीखे, और वो जो है इजी ट्रांजिशन उनका हो सके आंगनवाड़ी सेंटर से प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, ये चीज बड़ी अच्छी बताई गई। अब सवाल आता है मिड डे मील, क्योंकि यहां पे इसका नाम क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इस एजुकेशन सिस्टम में प्री स्कूलिंग में 2 बातों पे जोर दिया गया है, केयर एंड एजुकेशन।
केयर में हेल्थ केयर भी शामिल होता है। तो केवल एजुकेशन पे फोकस नहीं है, बल्कि केयर और एजुकेशन पे फोकस है। ठीक है, इसीलिए मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक अच्छे न्यूट्रिशियस फूड उनको मिले, इसीलिए प्री स्कूलिंग में भी मिड डे मील की फैसिलिटी दी जाएगी। ठीक है, टाइम टू टाइम उनका हेल्थ चेकअप भी कराया जाएगा और उनके ग्रोथ की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। उनकी हाइट से लेके उनके ब्रेन का डेवलपमेंट, एवरीथिंग, हर चीज का जो है कि अपना ग्रोथ मॉनिटर भी किया जाएगा। तो मिड डे मील की फैसिलिटी भी प्री स्कूल में प्रोवाइड की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है कि जो आंगनवाड़ी के टीचर हैं, वर्कर हैं, वो अभी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए ट्रेंड नहीं। क्यों? क्योंकि पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये चीजें नहीं थी। कहीं कहीं आंगनवाड़ी सेंटर दूर में कहीं चलता था, जिनका कि स्कूल से कोई इंटीग्रेशन, कोई कनेक्शन ही नहीं था। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैंने बताया ना कि टीचर सबसे सेंटर में, अच्छे टीचर ही अच्छे एजुकेशन सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के टीचर हैं, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करना बहुत जरूरी है और उनकी ट्रेनिंग कराना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी बोला गया कि ऐसे आंगनवाड़ी वर्कर और टीचर जिनके पास 10+2 और एबव की डिग्री है, उनके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का एक 6 महीने का एक कोर्स चलाया जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की कैसे किया जाता है और वो इस चीज के लिए ट्रेंड हो सके। ठीक है, तो 10+2 12वीं और उससे ऊपर के जो आंगनवाड़ी के टीचर है, उनका 6 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पे कराया जाएगा। और ऐसे आंगनबाड़ी के टीचर जिनके पास 12वीं से कम की डिग्री है, उनका 1 साल का एक कोर्स कराया जाएगा, 1 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पे कराया जाएगा। और ये फिजिकल कोर्स नहीं होगा, बल्कि ये ऑनलाइन कोर्स होगा, क्योंकि फिजिकल कोर्स करा दिया जाएगा तो एजुकेशन बच्चों का अफेक्ट होगा। इसीलिए बोला गया है कि इसको डिस्टेंस एजुकेशन के तौर पे या डीटीएच के थ्रू या स्मार्टफोन के थ्रू ऑनलाइन चलाया जाए, ताकि जो है कि वो बच्चों को उधर पढ़ाते भी रहें और अपना कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते रहें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो 10+2 एंड एबव की डिग्री रखते हैं आंगनवाड़ी टीचर, उनका 6 महीने का ट्रेनिंग कराया जाएगा, और जो 12वीं से कम की डिग्री जिनके पास है, उनका 1 साल का, ताकि वो एक ट्रेंड हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के टीचर के तौर पे उनको डेवलप किया जा सके। अब ये कराएगा कौन ये ट्रेनिंग? इसके लिए भी बोला गया, जो हर स्टेट का जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, उसके कुछ क्लस्टर रिसोर्स सेंटर होते हैं। इसी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के द्वारा इनको ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, ये चीज आगे जो एक बात बोली गई है कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट होगा, ये केवल फॉर्मल स्कूल तक नहीं, बल्कि जो अल्टरनेटिव स्कूलिंग है और जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में आश्रम शाला चलती है, वहां पर भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि उनके बच्चों का भी अच्छा डेवलपमेंट हो सके और बाद में वो मेन स्ट्रीम जो है कि जो एजुकेशन सिस्टम है प्राइमरी स्कूलिंग में, उनके इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम। ठीक है, अब सवाल ये है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का करिकुलम और पेडागोजी कौन प्रिपेयर करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रिपेयर कीजिएगा। और ये किससे करवाएगा? ये एनसीईआरटी से। हमने ऊपर भी बात की कि इसके लिए जो करिकुलम वगैरह बनाने का काम एनसीईआरटी के द्वारा किया जाए। अब सवाल यह है कि ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन में 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व। क्यों 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व? सॉरी, 4 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। यहां से भी सवाल पूछता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए करिकुलम और पेडागोजी बनाने का काम एनसीईआरटी का है, वो अकेले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसकी पूरी प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? इसमें 4 मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया जाए। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो रहेगा ही। दूसरा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि ये चाइल्ड का मामला, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दूसरा, मैंने बताया कि इनका टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप वगैरह भी होता रहेगा, इसीलिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर्स को इसीलिए इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इसको ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में उनके जो परंपरागत स्कूलिंग सिस्टम है, आश्रमशाला वगैरह, उसमें भी इंट्रोड्यूस करने की बात की गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां से चीजें आपसे पूछा जा सकता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन में कौन कौन मंत्रालय इन्वॉल्व होंगे, तो ये सारे। ठीक है, तो यही था अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन।
अगला और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एन अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्विजिट टू लर्निंग। इसको प्री रिक्विजिट टू लर्निंग बोला गया है, मतलब अगर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में बच्चा निपुण नहीं है तो वो आगे लर्निंग कर ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि जो इसको फाउंडेशन बोला गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर, और इसको ये फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, ठीक है, और इसको क्या बोला गया, प्री रिक्विजिट ऑफ लर्निंग, कि बिना फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के बच्चे की लर्निंग हो ही नहीं सकती, ये एक प्री कंडीशन है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये है क्या, शॉर्ट में इसको FLN भी बोलते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसकी डिफिनीशन जानना बहुत जरूरी है कि क्या है। द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, जो भी भाषा वो पढ़ रहा है उसको पढ़ने की एबिलिटी, वो उसको किताब देख के पढ़ ले, कहीं ब्लैक बोर्ड पे लिखा है देख के पढ़ ले, और लिख सकता है उसको। तो एबिलिटी टू रीड एंड राइट, जो भी लैंग्वेज वो पढ़ रहा है उसकी किताब को पढ़ने और कुछ भी बोला जाए तो वो उसके लिखना उसको आता, और साथ ही साथ जो बेसिक ऑपरेशन है नंबर के साथ, बेसिक मैथमेटिक्स भी उसको आती है, जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन शामिल है। ध्यान रखिएगा, गुणा और भाग नहीं है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसी को फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बोला जाता है, कि अगर कोई बच्चा जो भाषा में चीजें पढ़ रहा है उस भाषा को अच्छे से रीड कर ले रहा है और अच्छे से उसे लिख ले रहा है, और मैथमेटिक्स का उसे बेसिक आ रहा है, मतलब नंबर पहचान रहा है, नंबर लिख ले रहा है, काउंटिंग कर ले रहा है, जो है टेबल उसको याद है, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन उसे आ रहा है, तो इसको बोला जाता है कि वो बच्चा फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव कर चुका है। और इसके बाद इस लेवल पे थिंकिंग की बात नहीं की गई है, इस लेवल पे बस ये है कि बच्चा इस चीज को, बस उसके अंदर एबिलिटी हो कि वो लिख सके, पढ़ सके और बेसिक मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, ये चीज, क्योंकि इसी से क्या होगा, आगे की उसकी स्कूलिंग का फ्यूचर डिसाइड होगा और उसकी लाइफ लॉन्ग की लर्निंग डिसाइड होगी। इसीलिए इसको प्री रिक्विजिट टू लर्निंग बोला गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस पे इतना फोकस क्यों किया? गवर्नमेंट ने जब सर्वे कराया तो उसने ये देखा कि 5 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो एलिमेंट्री स्कूल में तो पहुंच गए हैं, 8वीं तक की स्कूलिंग उनकी हो गई है, लेकिन उनको ना तो अभी पढ़ना आता है, ना लिखना आता है, ना ही बेसिक मैथमेटिक्स उनका आता है, मतलब उनकी अभी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को उन्होंने अचीव भी नहीं किया। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पे इतना फोकस किया कि 5 करोड़ से ज्यादा बच्चे, आपने अक्सर न्यूज वगैरह में देखा होगा, प्राइमरी स्कूल वगैरह में क्लास 6 में 7th में बच्चे हैं, न पढ़ पा रहे हैं, न लिख पा रहे हैं, न उन्हें सिंपल मैथमेटिक्स आ रही, न टेबल आता है, न जोड़ घटाना कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बेसिक जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट का इतना जोर है। तो ये इसकी डिफिनीशन क्या है, ध्यान रखिएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन और वो जो है कि भाग इसमें शामिल नहीं है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन है मैथमेटिक्स में। नंबरिंग को वो पहचान सके, लिख सके, टेबल को पहचान सके, लिख सके, याद रहे उसे, यही सारी चीजें इसमें शामिल। ठीक है, ये चीज। अब इसको अचीव करने का गवर्नमेंट ने टारगेट फिक्स किया। क्या है वो टारगेट? कि हर एक स्टूडेंट जब वो क्लास 3 तक, जब वो क्लास 3 पास करे तो वो जो है फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव कर लेना चाहिए। मतलब क्लास 3 तक की जो उसकी स्टडी है उसमें उसको फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी उसका कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 3 तक क्लास का बच्चा, उसे पढ़ना भी आए, लिखना भी आए और बेसिक मैथमेटिक्स भी उसको आनी चाहिए। और ये टारगेट गवर्नमेंट ने 2025 तक अचीव करने का टारगेट भी रखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कि फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को अटेंड करने का टारगेट कब तक का रखा गया है? तो 2025 तक गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको अचीव कर लेंगे। 25 तो वैसे बीत गया, डाटा आएगा तो देखा जाएगा। और किस क्लास तक ये चीज अचीव कर लेना है? क्लास 3 तक। और इसके लिए चूंकि एक बहुत बड़े क्वांटिटी बच्चों की ऐसी है जिन्हें पढ़ना लिखना बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता है, इसीलिए इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक मिशन चलाएगा।
ठीक है, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और सारे स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ अकॉर्डिंगली वो प्लान बनाएंगे और हर बच्चे को बेसिक लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें जो है कि सीख। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे होगा ये, ठीक है, ये बड़ा जरूरी है कि कैसे होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यही बोली गई कि जो टीचर की कमी है, ठीक है, उनको फिल करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और खासकर वहां जो डिसएडवांटेज एरिया है या ऐसी जगह जहां पीपल टीचर रेशियो बहुत हाई है, ठीक है, ऐसी जगह जो टीचर की जो वैकेंसी है उनको फिल करने की जरूरत है। बिना टीचर्स की संख्या बढ़ाए हुए ऐसा नहीं हो सकता। 100 200 बच्चों पे एक एक टीचर है, टीचर कितने बच्चों पे ध्यान देगा? जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चाहती है 1-to-1 असेसमेंट हो, लेकिन उसके लिए बच्चे भी तो कम होने चाहिए। इसीलिए सबसे पहले बोला गया है कि टीचर की जो वैकेंसी है उसको जल्द से जल्द फिल करना चाहिए, ठीक है, और फिल करके कोशिश ये किया जाए कि लोकल टीचर को हायर किया जाए, लोकल टीचर को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए जो कि लोकल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ा सके, मदर टंग में, लोकल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाने से बच्चों की लर्निंग अच्छी होती है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एक टारगेट रखा है कि पीपल टीचर रेशियो 3:1 का होना चाहिए, मतलब हर 30 बच्चे पे एक टीचर हो, और बल्कि सोशियो इकोनॉमिक डिसवांटेज स्टूडेंट हैं अगर, मतलब पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो वहां और कम रखा गया है ताकि टीचर बच्चों पे ज्यादा ध्यान से सके, तो वहां 25:1 का रेशियो रखा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टीचर और बच्चों के बीच का क्या रेशियो मेंटेन करता है। तो अगर नॉर्मल एरिया है तो वहां 30 बच्चे पे एक टीचर, और अगर कोई पिछड़ा हुआ एरिया है, बच्चों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो वहां हर 25 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो उसने बोला कि कैसे होगा, उसमें सबसे पहले टीचर पे फोकस किया गया कि टीचर की वैकेंसी खुल के रही है पहले। दूसरा क्या बोला उसने? कुरिकुलम। कुरिकुलम भी तो उस तरीके से बनाना पड़ेगा, पाठ्यक्रम वगैरह भी तो ऐसा बनाना पड़ेगा। इसीलिए बोला गया कि जो कुरिकुलम है उसमें चेंज किया जाए और उसको इस तरीके से बनाया जाए कि वो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव कर सके। इसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, काउंटिंग, अरिथमेटिक, मैथमेटिकल थिंकिंग, इन सब सारी चीजों पे जोर दिया जा सके, ठीक है। ये चीज, एक चीज और यहाँ पे बड़ी अच्छी बात बोली गई कि प्री स्कूलिंग के बाद बच्चा क्लास 1 में इंटर करता है, ये एक ट्रांजिशन फेज होता है बच्चे के लिए। प्री स्कूलिंग में बस वो खेलता है, कूदता है, ज्यादा कुछ उसको दिमाग नहीं लगाना होता, होमवर्क करे ना करे, एग्जाम हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंजॉयमेंट के मूड में होता है। जैसे ही वो क्लास 1 में एंट्री करता है, यहां से चीजें उसके लिए बदलनी, प्रॉपर फॉर्मेटिव स्कूलिंग का शुरुआत होता है। तो बच्चा का इंटीग्रेशन जो है कि प्री स्कूलिंग से क्लास 1 में इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ना आए और बच्चा स्कूल छोड़ के भाग न जाए, इसीलिए बोला गया है कि हर एक क्लास 1 के जब बच्चा क्लास 1 में एंट्री करे तो उसके क्लास 1 के पढ़ाई की जो शुरुआत हो वो 3 महीने के प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल से ही। आप समझिए, इसको एक ब्रिज कोर्स के तौर पे रखा गया है कि बच्चा प्री स्कूलिंग में पढ़ रहा था, 3 साल पढ़ा, उसके बाद जब वो क्लास 1 में इंटर करे तो अचानक से नई चीजें उसके सामने ना आ जाए, बल्कि शुरुआत के 3 महीने के लिए एक अलग से कोर्स बनाया जाए, मॉड्यूल बनाया जाए, जिसको बोलते हैं स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, ठीक है, और वो भी प्ले बेस्ड हो और 3 महीने का हो, और इसके बाद धीरे धीरे वो क्लास 1 के जो है कि सिलेबस और इन चीजों को जो है कि वो पढ़े, और ये भी एनसीईआरटी को बोला गया है कि वो डेवलप करे, ठीक है। ये चीज दीक्षा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये कुछ नहीं है, एक ऑनलाइन पोर्टल, आपने एनसीईआरटी की कभी ऑफिशियल वेबसाइट जाके देखी होगी तो वहां पे एनसीईआरटी के सारे बुक का वो पीडीएफ बना करके रख देता है। आपको अगर एनसीईआरटी की बुक खरीदनी है तो मार्केट से जाके खरीद सकते हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके हर एक क्लास का हर एक लैंग्वेज में बुक अवेलेबल है, वहां से आप चीजों को ले सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे एक नया पोर्टल बनाने की बात की गई है, दीक्षा पोर्टल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, जिसपे हर एक क्लास का हर एक लैंग्वेज में जो भी एनसीईआरटी वगैरह के द्वारा बुक वगैरह प्रिपेयर किया जाएगा,
ठीक है, वो सब इसी पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा। इससे क्या होगा, स्कूल के टीचर को भी आसानी होगी, ठीक है, बच्चे को लैंग्वेज बैरियर से भी मुक्ति मिलेगी, वो जिस भाषा में चाहेगा उस भाषा में किताब वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकता है। उनके गार्जियन के लिए भी इजी हो जाएगा, और जो बाकी लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, उन सब के लिए इजी हो जाए। तो दीक्षा एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पे सारे स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज वहां पे अपलोड कर दिए जाएंगे हर एक भाषा में, और वहां वो सबके लिए फ्री होगा, और जो भी चाहे उस वहां से डाउनलोड करके चीजों को पढ़ सकता है, ठीक है। ये चीज आगे बोला गया, पीयर ट्यूटरिंग, ये बड़ी अच्छी बात डाली गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पीयर ट्यूटरिंग का मतलब क्या होता है? पीयर माने क्या होता है, जिनसे थोड़ा घुला मिला हो कोई भी व्यक्ति, एक तरीके से उनके अपने फैमिली फ्रेंड, ये वो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1-to-1 पीयर ट्यूटरिंग की बात करता है। फॉरेन कंट्री में देखा गया, ये स्टडी वगैरह हुई तो वहां पे पीयर ट्यूटरिंग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब चूंकि स्कूलों में बच्चे ज्यादा हैं, टीचर कम है, तो टीचर हर एक बच्चे को समय दे नहीं पाता। कोई बच्चा बहुत अच्छा करता है, कोई बच्चा कम कर पाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि पीयर ट्यूटरिंग का कॉन्सेप्ट बढ़ाया जाए, ठीक है, 1-to-1। अब क्या होगा, जैसे मान लो एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 15 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, 15 कमजोर हैं। अगर उनमें बच्चों का ही ग्रुप बना दिया जाए, एक कमजोर बच्चे को एक जो है कि जो अच्छा बच्चा कर रहा है, इनका आपस में ग्रुप बना दिया जाए, वो आपस में पूछे, सवाल करे, एक दूसरे के साथ मिल करके स्टडी करे, तो देखेंगे कि जो कमजोर बच्चा है उसका धीरे धीरे ग्रोथ हो जाएगा, और उसका भी जो है कि वो उसी लेवल पे आ जाएगा जिसमें कि तेज पढ़ने वाला बच्चा है। इसीलिए बोला गया है 1-to-1 पीयर ट्यूटरिंग पे फोकस दिया गया है। ये बहुत इफेक्टिव फाउंडेशन लर्निंग और न्यूमरेसी के लिए, इवन पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम के लिए। और इसके लिए जो ट्रेंड वॉलंटियर है लोकल लेवल पे, ठीक है, इनको इनकरेज किया जाए कि ये भी शामिल। मैंने बताया था कल की क्लास में, गांव में रहने वाला कोई हो जो फ्री में पढ़ाना चाहता है, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करके उनको जो है कि इन्वॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। स्कूल में ही जो बच्चे तेज हैं, उनका जो कमजोर बच्चे उनके साथ ग्रुपिंग करा करके इस तरीके से पीयर ट्यूटरिंग कराया जाए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। ये चीज। अब सवाल आता है, बुक भी होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि जो बुक होना चाहिए फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी का, वो बहुत लेंदी ना हो कि बच्चों को पढ़ने में मजा ही ना आए। वो इंजॉयबल होना चाहिए और इंस्पिरेशनल बुक होना चाहिए, और ऑल लोकल और इंडियन लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल होना चाहिए, ताकि बच्चा अपनी खुद की भाषा में जो है कि उसको पढ़ सके, ठीक है। साथ ही साथ हर एक बुक की अपनी डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए, जो हमने अभी दीक्षा पढ़ा कि ऑनलाइन मॉड्यूल में पोर्टल पे हर एक बुक अवेलेबल होना चाहिए। एक चीज और बड़ी अच्छी बात की गई कि जो स्कूल के अंदर लाइब्रेरी हो, कोशिश किया जाए कि वो लाइब्रेरी स्कूल के अंदर ना हो, बल्कि किसी विलेज के बीचों बीच उसको लाइब्रेरी बनाया जाए, ताकि स्कूल के बच्चे भी उस लाइब्रेरी से पढ़ सके, और गांव और पंचायत के बच्चे भी नॉन स्कूलिंग आवर में जो है कि उस लाइब्रेरी से वो शिक्षा हासिल कर सके, ठीक है। और इसके लिए बोला गया कि एक नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी भी फार्मुलेट की जाएगी, ताकि जो अच्छी किताबें आती हैं उनका प्रमोशन किया जा सके, लोगों को पता चल सके कि नहीं इस तरीके की किताबें भी आई हैं, ताकि लोग उसको पढ़ सके, ठीक है। तो इस तरीके से बुक और लाइब्रेरी की अवेलेबिलिटी पे भी जोर दिया गया है कि बुक जो हो वो इंजॉयबल और इंस्पिरेशनल, बच्चे को बोरिंग ना हो, बल्कि बच्चे को उस किताब को पढ़ने में इंटरेस्ट आए, ठीक है। और ये सारी लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल होना चाहिए, डिजिटल रिसोर्स के तौर पे भी अवेलेबल होना चाहिए, और जो स्कूल की लाइब्रेरी हो वो गांव में सेटअप की जाए, ताकि जो लोकल कम्युनिटी के लोग भी हैं नॉन स्कूल आवर में, क्योंकि स्कूल में जब होता है तो स्कूल तो एक टाइम के बाद ताला बंद हो जाता है, तो गांव के लोग वहां जाकर के पढ़ नहीं पाते, ठीक है, इसीलिए ऐसा बोला गया है। अब सवाल आ गया न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का। अगर कोई बच्चा अंडर न्यूट्रिस्ट या अनवेल है, तो उसका माइंड, कोई भी बीमार आदमी का दिमाग काम नहीं करता, वो क्या सीखेगा। इसीलिए न्यूट्रिशन और हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, ठीक है। ये चीज
इसके लिए बच्चे को हेल्दी मील मिलना बहुत जरूरी है और इसीलिए गवर्नमेंट ने प्री स्कूलिंग में भी मिड डे मील का कॉन्सेप्ट लेकर के आया और ऐसा बोला गया है कि जो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो हमेशा, ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं, रिसर्चर भी बोलते हैं कि जो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है, वो सबसे अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो पूरे दिन की जो एक्टिविटी है उसका फाउंडेशन है। इसीलिए बोला गया कि जो स्कूलों में जो मिड डे मील के अलावा उनको एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट भी मिले, ये उनके माइंड के ग्रोथ को बढ़ाएगा, उनकी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाएगा, उनके हेल्थ को और अच्छा इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो मिड डे मील के साथ साथ एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट भी बच्चों को मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज साथ साथ रेगुलर उनका हेल्थ चेकअप भी होना चाहिए और 100% उनका इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। जो भी वैक्सीन वगैरह गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है, सारी वैक्सीन भी उनको लगनी चाहिए। स्कूलों में देखा होगा आपने, कैंप लगा करके गवर्नमेंट जो है कि उनको वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाती रहती है। तो कोई भी बच्चा जो स्कूल में इंटर है, 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए और हर बच्चे का अपना एक हेल्थ कार्ड बनना चाहिए जिससे पता चल सके कि उसका जो हेल्थ चेकअप हो रहा है तो क्या रिपोर्ट आ रहा है, उसको वैक्सीनेशन कौन सा हुआ है, कौन सा बाकी है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे अगर फोकस किया जाएगा तभी जा करके जो है कि इन सारी चीजों को अचीव किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज। अगला है curtailing dropout rate and ensuring universal access to education at all level। ड्रॉप आउट रेट सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट की। बच्चे स्कूल में एडमिशन तो ले ले रहे हैं लेकिन कुछ समय के बाद 1-2 क्लास 3 क्लास पढ़ने के बाद वो छोड़ते चले जा रहे हैं और ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि सबसे ज्यादा एनरोलमेंट जो है कि क्लास 1 में हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं उनका ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि कम से कम स्कूलिंग तो कंप्लीट करे हर कोई। ठीक है, अगर वो ड्रॉप आउट रेट को रोकेगी नहीं तो फिर क्या होगा, स्कूलिंग सबकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट का जो प्राइमरी गोल है वो ये है कि बच्चे का एनरोलमेंट तो हो ही हो लेकिन बच्चा स्कूल अटेंड भी करे, मतलब छोड़ के जाए ना। और सारे लेवल पे ये बात की गई है कि जितने बच्चे प्राइमरी स्कूल से प्री प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई शुरू करें वो कम से कम क्लास 12 तक जो है कि पहुंचे, सब के सब उनका ड्रॉप आउट रेट जो है कि कम से कम हो या नील के बराबर। इसके लिए गवर्नमेंट 2 स्कीम भी चला रही है जो बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। एक जो सर्व शिक्षा अभियान, जिसका नाम बदल के करंट गवर्नमेंट ने समग्र शिक्षा अभियान कर दिया, और राइट टू एजुकेशन एक्ट, इनने काफी हेल्प किया। बच्चे का एनरोलमेंट तो बढ़ा, जगह जगह स्कूल खोल दिए गए, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया, इन सब चीजें बच्चों का एनरोलमेंट रेट बढ़ा। फोकस इस बात पर है कि बच्चा स्कूल अटेंड करे, छोड़ के जाए। ठीक है, ये चीज एक डेटा है जो काफी इंपॉर्टेंट है। जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेट है वो डेटा निकाला गया तो देखा गया क्लास 6 से 8 तक ये 90.9% है। मतलब इससे पहले जितने बच्चे पढ़ रहे थे 10% बच्चे छोड़ के चले गए। यही क्लास 9 से 10 और 11-12 में देखिए और घटता गया। क्लास 9 से 10 में इनरोलमेंट रेशियो 79.3 नोटिस की गई और क्लास 11-12 में ये 56.5% हो गया। मतलब जितने बच्चे इनरोलमेंट लिए क्लास 12 तक आते आते आधे से ज्यादा, आधा के करीब 50% बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। ठीक है, ड्रॉप आउट्स रेट बहुत ज्यादा है। 100 बच्चे अगर स्कूलिंग शुरू कर रहे हैं तो क्लास 12 तक पहुंचते पहुंचते 50 बीच में ही स्कूल छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड है कि जैसे जैसे वो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं उनका ड्रॉप आउट्स रेट बढ़ रहा है। और एनएसएसओ ने एक सर्वे किया, उसमें ये पाया, 2017-18 में सर्वे किया था कि क्लास 5 के बाद ड्रॉप आउट रेट और स्पेशली क्लास 8 के बाद जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और 2017-18 में 6 से 17 साल के बीच के करीब 3.22 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी स्कूल से ड्रॉप आउट कर चुके हैं। जिनको स्कूल में होना चाहिए वो ड्रॉप आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है, यही सब चीजें उठा करके यूपीएससी एग्जाम में डालता है।
क्योंकि एक टीचर को जब तक डेटा नहीं पता होगा वो कैसे उसको इफेक्टिव तरीके से जो है कि लागू कर पाएगा। ठीक है, ये चीज। तो दो बातें यहां ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जैसे बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, हायर स्कूलिंग की तरफ जा रहे हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्लास 12 तक पहुंचते पहुंचते ड्रॉप आउट रेट 56.5% हो जा रहा है। सॉरी, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो, मतलब करीब करीब 50% के बच्चे ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं। और 2017-18 का जो सर्वे बताता है कि एज ग्रुप 6 से 17 के बीच 3.22 करोड़ बच्चे ऐसे देश में हैं जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं। इसीलिए जीरो ड्रॉप आउट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक टारगेट फिक्स किया कि वो 2030 तक 100% ग्रास इनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल तक वो 100% ग्रास इनरोलमेंट रेशियो के टारगेट को अचीव करना चाहती है कि जो बच्चे प्री स्कूल में एंट्री करें वो 12th तक की पढ़ाई भी पूरी करें। ये टारगेट उसे 2030 तक अचीव करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब सवाल है कि कैसे अचीव होगा, उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट करना चाह रही है। ठीक है, दो मेन इनिशिएटिव की बात जो है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, पहला, प्रोवाइड इफेक्टिव एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बिना रिसोर्सेज, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कभी भी बच्चों को स्कूल में समय तक रोका नहीं जा सकता। ठीक है, इसके लिए ट्रेंड टीचर होने चाहिए, तभी तो बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, बच्चे अच्छे से लर्न करेंगे और लर्न करके अच्छा सा परफॉर्म करेंगे। जब बच्चे या कोई भी इंसान जब वो कुछ सीखता है तो उसका मोटिवेशन बढ़ता है। अगर उसे चीजें समझ में नहीं आ रही है तो वो डीमोटिवेट होता है, और डीमोटिवेट होगा तो छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि इफेक्टिव एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आप कह रहे हो कि प्ले बेस्ड स्कूलिंग होनी चाहिए, स्कूल में खेलने कूदने को कुछ है ही नहीं। आप कह रहे हो कि फिजिकल हेल्थ पे भी बात होनी चाहिए, स्कूल में ग्राउंड, प्ले ग्राउंड वगैरह चीजें है ही नहीं, कैसे बच्चा जो है कि वहां पे टिकेगा। ठीक है, इसीलिए पहला स्टेप यही बोला गया है कि इफेक्टिव एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज है ट्रेंड टीचर। ठीक है, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। तीसरा, कन्वेंस भी एक बहुत बड़ा कारण समझ में आया कि जो बच्चे दूर से आ रहे हैं, रास्ते कठिन हैं, अगर वहां पे कन्वेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए, स्कूल बस या ऐसी चीजें प्रोवाइड कर दी जाए, और कई जगह तो ऐसे हैं अगर बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल प्रोवाइड कर दिया जाए, हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया जाए, तो वहां पे इनरोलमेंट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, यही बात बोला गया है कि अगर सेफ और प्रैक्टिकल कन्वेंस या हॉस्टल प्रोवाइड किया जाए और खासकर लड़कियों को, तो इनरोलमेंट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज। साथ ही साथ एक चीज और बोली गई कि केवल फॉर्मल स्कूलिंग पे फोकस न किया जाए, बल्कि अल्टरनेट और इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर पे भी फोकस किया जाए, ऑनलाइन शिक्षा, ये सारी चीजें, और इसमें सिविल सोसाइटी वगैरह को भी इन्वॉल्व किया जाए, ताकि जो माइग्रेंट लेबरर है उनके बच्चों को भी स्कूल में इनरोल कराया जा सके। ठीक है, तो पहला फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया गया, जिसमें ट्रेन टीचर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बच्चों के लिए अगर अच्छी सेफ कन्वेंस की व्यवस्था कर दी जाए, हॉस्टल की व्यवस्था कर दी जाए, तो ये चीजें जो है कि इंप्रूव हो सकती। जो सेकंड बात बोली गई है वो बोली गई है कि बच्चों की ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्कूल, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उनके पेरेंट्स से संपर्क कीजिए। बच्चा डीमोटिवेट हो रहा है तो उनकी काउंसलिंग कीजिए। गांव के लोगों को, कम्युनिटी के लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, ताकि उस बच्चे को अवेयर किया जा सके, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करके उसे स्कूल जो है कि बुलाया जा सके। इसीलिए ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट बहुत जरूरी, और साथ ही साथ उसका लर्निंग लेवल की भी ट्रैकिंग होनी चाहिए कि बच्चा कुछ सीख रहा है कि नहीं, नहीं सीख पा रहा है तो क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों बच्चे का इंटरेस्ट नहीं लग रहा है स्कूल में। ये सारी चीजें जब पकड़ी जाएंगी तभी जो है कि बच्चे को स्कूल में रोका जा सकता है, अदरवाइज नहीं।
किसी भी बच्चे को जहां पे इंटरेस्ट आ गया वो देखेंगे तो बच्चा भाग भाग के वहीं पे जाता है। इसीलिए बोला गया कि स्कूल को उसका सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस बना दीजिए। ठीक है ये चीज। और इसके लिए बोला गया जो काउंसलर हैं, जो ट्रेंड सोशल वर्कर हैं, टीचर हैं, ये लगातार स्टूडेंट और उनके जो है कि पेरेंट है उनकी काउंसलिंग करते रहे, उनसे टच में रहे, और जो है कि ताकि बच्चे का ड्रॉप आउट न होना। साथ ही साथ जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं इनके सामने भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसीलिए बोला गया कि जो ट्रेंड टीचर हैं या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के जो सोशल वर्कर वगैरह हैं इनको लगाया जाए ताकि डिसेबल्ड बच्चों को भी स्कूलिंग तक पहुंचाया जा सके। ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और स्कूल में पार्टिसिपेशन के साथ और भी क्या जरूरी है? क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन नहीं रहेगा तो बच्चे को रिटेन नहीं किया जा सकता। एक्टिविटी बेस्ड, प्ले बेस्ड, इन सब तरह की पूरा खेलने कूदने का सामान उसको मिल जाए, जो है कि एक्टिविटी करने को चीजें मिल जाए, माहौल अच्छा रहे, ऐसा किया जाए तो बच्चे रुक सकते हैं। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चे का पार्टिसिपेशन हो जाए तो अगली जरूरी चीज होती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ताकि बच्चे का स्कूल अटेंड करने में उसका इंटरेस्ट कम न हो। ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि जो लोकल लैंग्वेज में जानने वाले टीचर हैं उनको इंसेंटिव दिया जा सके। ठीक है। और साथ ही साथ पूरे करिकुलम की ओवरहॉलिंग करके इसको और इंगेजिंग बनाया जाए ताकि बच्चा उसमें इंगेज रहे। ठीक है ये चीज। आगे एक चीज और बोली गई है कि ये जो है एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए केवल फॉर्मल स्कूलिंग पे जोर न दिया जाए बल्कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे भी जोर दिया जाए। इसके लिए उसने बोला कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग है NIOS, ठीक है, वो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स और ज्यादा से ज्यादा ऑफर करे। अभी तक वो जितना लर्निंग कोर्स ऑफर कर रहा है उस और ज्यादा कोर्सेज उस पर लाए जाए। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल 100% आएगा। पहले जो NIOS जो कोर्स ऑफर करता था वो क्लास 10th और 12th की ही ऑफर करता था, इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि जो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है कि ओपन स्कूलिंग ये और भी कोर्सेज अब ऑफर करें ताकि स्कूल के में एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाया जा सके। कौन कौन से कोर्स? प्रेजेंटली तो जो वो पढ़ा कोर्स ऑफर कर रहा है वो तो करेगा ही करेगा। A, B, C लेवल के 3 अलग कोर्स शुरू करें। A लेवल का कोर्स क्लास 3 के बच्चों के लिए, B लेवल का क्लास 5 के बच्चों के लिए, C लेवल का क्लास 8 के लिए। ठीक है। इतना ही नहीं, सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम भी वो चलाए जो क्लास 10 और 12 के इक्विवेलेंट हो। इतना ही नहीं, वोकेशनल एजुकेशन के भी कोर्स अलग से चलाए और एडल्ट लिटरेसी के भी कोर्स अलग से चलाए और लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम भी चलाए। ठीक है। और ये चीजें रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल होनी चाहिए। इसके लिए स्टेट लेवल पे जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होती है इनको इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि NIOS को नए नए कोर्स बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो कौन से कोर्स बनाने के लिए बोला जा रहा है ये पता होना चाहिए। ABC लेवल का जो कोर्स है जो क्लास 3, 5, 8 के इक्विवेलेंट है, सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम जो क्लास 10 और 12, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, एडल्ट लिटरेसी के बारे में और लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम, ये सारी चीजें उसे चलें। ठीक है ये चीज। और आगे ये बोला गया कि जो लोकल कम्युनिटी है और जो एलुमनी है किसी भी स्कूल के, अगर उनको वॉलंटरी इन्वॉल्व किया जाए तो इससे बच्चों का क्या होता है कि एनरोलमेंट बढ़ता है। मैंने बोला ना, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कहीं पर भी हो जाए रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाता है। ठीक है। और बोला गया है कि ऐसे लोगों का, लोकल जो कम्युनिटी के लोग हैं या एलुमनी हैं जो वॉलंटरी तौर पे एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं, उनका एक डेटाबेस बनना चाहिए। स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह हो तो उन्हें बुलाया जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए और टाइम टू टाइम उन्हें एजुकेशन में इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है ये चीज है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आपको स्कूल एजुकेशन से ही सवाल आएंगे, तो इसीलिए एक एक चीज को समझिए, उसके बाद 1, 2 बार 3 बार चीजों को पढ़ लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है। तो इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके बाय।